हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 15वां वीडियो है और इससे पहले के 14 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार है। एम द्रव्यमान की एक दृढ़ गेंद एक कठोर दीवार पर थीटा कोण पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। यदि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ हो तो दीवार द्वारा गेंद पर लगे आवेग का मान ज्ञात करना है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 2mv cos थीटा, दूसरा विकल्प है 2mv sin थीटा, तीसरा विकल्प है 2mv tan थीटा और चौथा विकल्प है 2mv। तो ये देख सकते हैं, ये एम द्रव्यमान की एक सख्त गेंद है जो v वेग से चल रही है और इस दीवार पर खींचे गए अभिलंब की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ये आपतित होती है और यहाँ पर टकराकर इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है। यदि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ हो तो टकराने के पहले की गेंद की गतिज ऊर्जा टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इस प्रक्रिया में हमको दीवार द्वारा गेंद पर लगे आवेग का मान ज्ञात करना है। तो आवेग की परिभाषा यदि आपको याद हो तो आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमको टकराने की प्रक्रिया में इस गेंद के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसी को ज्ञात करना है और वही दीवार द्वारा गेंद पर लगाया हुआ आवेग होगा। तो यहाँ पर टक्कर पूर्णतः चूँकि प्रत्यास्थ है तो इसलिए टकराने के पहले की गतिज ऊर्जा 1/2mv² है। एम द्रव्यमान है, v इसका वेग है, तो टकराने के बाद भी इसकी गतिज ऊर्जा 1/2mv² ही होगी। इसका अर्थ ये है कि वेग का परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसकी दिशा परिवर्तित होगी। तो टकराने के पहले यदि वेग v है तो टकराने के बाद भी उसका वेग v ही होगा। अब यहाँ इसमें संवेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम लोग सदिश वियोजन का सहारा लेंगे। हम लोग 2 अक्ष खींचते हैं, यहाँ पर एक y अक्ष की दिशा में और दूसरा x अक्ष की दिशा में, और ये जो वेग सदिश है इसको हम लोग सदिश मानते हैं, वियोजित करते हैं। ये कोण यदि थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा और इसका हम x अक्ष की दिशा में वियोजन करेंगे तो ये वाला जो घटक होगा वो v cos थीटा के बराबर होगा। और चूंकि ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है तो इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग -i यूनिट वेक्टर x अक्ष की दिशा में i से सूचित किया जाता है। तो ये ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है तो इसलिए इसमें हम लोग -i का गुणा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका y अक्ष की दिशा में वियोजन करेंगे तो ये वाला जो घटक होगा ये y घटक होगा और ये होगा v sin थीटा के, और ये ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में है इसलिए इसकी दिशा को दर्शाने के लिए -j का गुणा कर देते हैं। तो ये टकराने के पहले वेग का x घटक है v cos थीटा i और ये y घटक है v sin थीटा j -j और यहाँ -i है। अब टकराने के बाद फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। टकराने के बाद गेंद के वेग के x घटक और y घटक को वियोजित करते हैं, x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में। तो यहाँ ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा होगा और वेग का इस अक्ष की दिशा में घटक निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा v cos थीटा और ये धनात्मक x अक्ष की दिशा में है तो दिशा को बताने के लिए x अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका गुणा कर देते हैं i का। ठीक उसी प्रकार y अक्ष की दिशा में इसका घटक निकालेंगे तो ये आ जाएगा v sin थीटा और इसकी दिशा बताने के लिए इसमें हम लोग -j का गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टकराने के पहले इसका जो इस दिशा में वेग था वो v cos थीटा -i था और टकराने के बाद वेग की दिशा ठीक उल्टी हो जाती है, v cos थीटा +i हो जाता है, धनात्मक x अक्ष की दिशा में इसका वेग हो जाता है। उसी प्रकार वेग का जो y घटक है यहाँ पर v sin थीटा -j मतलब ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है और टकराने के बाद भी उसकी दिशा वही है और परिमाण भी वही है, v sin थीटा -j है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टकराने की प्रक्रिया में y अक्ष की दिशा में जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन x अक्ष की दिशा में जो वेग है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए यहाँ भी m का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और यहाँ भी m का मल्टीप्लिकेशन, जबकि y अक्ष की दिशा में जो संवेग होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो x घटक में हो रहा है संवेग के।
तो संवेग में परिवर्तन को अब हमको ज्ञात करना है और वही आवेग के बराबर होगा। तो आवेग बराबर हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन के लिए ज्ञात करने के लिए इस अंतिम संवेग से इस प्रारंभिक संवेग को माइनस कर देंगे। तो अंतिम संवेग है mv cos थीटा i, और इससे प्रारंभिक संवेग को माइनस करना है। तो प्रारंभिक संवेग है mv cos थीटा माइनस i। तो माइनस करना है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं mv cos थीटा और माइनस i। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा mv cos थीटा और i, और ये हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस प्लस mv cos थीटा i। तो ये आ जाएगा 2mv cos थीटा i। तो संवेग में परिवर्तन का हमको सिर्फ परिमाण निकालना है। तो आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के परिमाण के बराबर होता है। तो आवेग का परिमाण हो जाएगा 2mv cos थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2mv cos थीटा के बराबर संवेग में परिवर्तन होगा और यही आवेग के बराबर होगा। यहाँ पर थीटा का न्यूमेरिकल अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जा सकता है। जैसे कि यदि आपको कहा जाए कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसको हम सूत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मूले की तरह। यदि पूछे गए सवाल में थीटा ना दे करके यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिया गया है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा डेल पी, इसी को आवेग भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2mv cos 60, और cos 60 इज इक्वल टू होता है 1/2। तो 2mv 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये mv के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम इस जो हमारा रिजल्ट मिला है उसको हम एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं। थैंक यू।